branch of physical chemistry which deal with interconversion, the branch of physical chemistry which deal with interconversion between electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy, and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry. The branch of physical chemistry which deal with interconversion between electrical energy and chemical energy, और उसके बाद केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। इसके नीचे लिखिए, देखिए इस पूरे टॉपिक में हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है। पहला पार्ट वो होगा जहां हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। दूसरा पार्ट होगा जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे, और तीसरा पार्ट कंडक्टेंस का होगा, ठीक है। इसके नीचे ऐसे लिखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, छोटा सा इसी के नीचे जो आपने हेडिंग लिखी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा गैल्वानिक सेल, और अगला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वानिक सेल के अंदर हम पढ़ेंगे क्या चीज करना, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमारा अगला पार्ट होगा, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। कैसे, वो अपन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां जो अपना पूरा डिस्कशन है वो किसके बारे में है, गैल्वानिक सेल के बारे में। मतलब केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस चीज के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को समझने से पहले कि गैल्वानिक सेल में किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसको समझने से पहले हमें 2 चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे मैं करता चल रहा हूं वैसे ही आप देखिएगा। इसको समझने से पहले 2 चीजों को समझना पड़ेगा। वो 2 चीजें हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन? एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट में हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में यहां पर रखा हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। इसके अंदर हमने जिंक की एक रॉड जो है वो रख दी। ये है किस चीज की रॉड, जिंक की, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसके अंदर डिप करके रखी हुई है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, मैंने पूरी बुकलेट दी है, ये आज आपको करनी होगी, ठीक है ना। सर आज ही हूं, हाँ ये सब बाद में। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर, यहां पर जिंक की रॉड प्रेजेंट है। अब
हमने थोड़ी देर बाद यहां कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। क्या थे वो ऑब्जर्वेशन? हमने थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर कुछ प्रोसेस हुई और उस प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ कि इस कंटेनर का जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर जो था उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर गई। जो पहले ज्यादा गाढ़ा नीला कलर था वो थोड़ा सा कम नीला कलर में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, ये जिंक की रॉड का वेट जो है वो डिक्रीज कर गया। ये 11th में था वैसे पार्ट। ये जिंक की रॉड का वेट जो है वो क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। और जो कॉपर +2 था वो कॉपर +2 इसके अंदर आपका यहां पर इन रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। यहां ये ढेर सारा क्या चीज डिपॉजिट हो गई है? ये है आपका कॉपर सॉलिड। ठीक, क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखे हमको? ये जिंक की रॉड का वेट क्या हो गया? कम हो गया। यहां पर ये जो आकर डिपॉजिट हो गए, कॉपर डिपॉजिट हो गए, और कलर जो है ये इसका कुछ इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज कर गई। अच्छा, अब हमने सोचा यहां हो क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चालू किया कि इधर हो क्या रहा है। तो हम लोग ने पहले छोटी क्लास में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, ठीक है? उस रिएक्टिविटी सीरीज के मैं कुछ एलिमेंट यहां पर लिख रहा हूं। जैसे यहां पोटेशियम ले लिया, यहां मैंने कुछ जिंक ले लिया, यहां मैंने कुछ कॉपर ले लिया, ऐसा कुछ एक दो एलिमेंट हमने यहां लिख लिए। हमें यहां मतलब किन दो एलिमेंट से जो हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है उनसे मतलब है। ये इस रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहां पर है? ऊपर की तरफ है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट ऊपर होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होने का मतलब क्या है? मैं सारी चीजें बोलता चलूंगा, बस आप सुनते चलना अच्छी तरीके से। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर है इसका मतलब इसकी टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को निकालने की है। यह बहुत तेजी से अपने इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है। जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है उसको इलेक्ट्रॉन निकालने की उसके अंदर टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। जो ऊपर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल सकते हैं, जो नीचे है वो इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं निकाल पाएगा। मेरी बात समझ आ रही? इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम एक पोटेंशियल के टर्म में भी समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट यहां पर ऊपर है उसके अंदर लिक्विड लेवल ज्यादा है, जो एलिमेंट नीचे है उसके अंदर लिक्विड लेवल कम है। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स में सोचूं, ये पहले समझ में आया? जो ऊपर है वो क्या करेगा? इजीली कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है इसकी किस चीज में? Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉनों में। इसकी ये टेंडेंसी ऊपर वाले की तुलना में कैसी है? कम है। अगर इसके अंदर ये टेंडेंसी कम है तो कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी? देखिए देखिए, ये दोनों चीजें जो है ना दोनों डायरेक्शन में चलती हैं। ये इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है, ये इधर भी चल रही है, इधर भी चल रही है। अगर आपने कोई एलिमेंट ऊपर वाला लिया तो उसके अंदर कौन सी टेंडेंसी ज्यादा डोमिनेटिंग है? ये वाली। जो नीचे लिया उसके अंदर कौन सी टेंडेंसी ज्यादा डोमिनेटिंग है? ये वाली नहीं, बल्कि ये वाली। मतलब यहां पर कंटेनर में पानी कैसा भरा हुआ है? लबालब। और यहां कंटेनर में पानी कैसा है? थोड़ा सा कम। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों चीजों को ऐड कर दूं, अगर मैं किसी तरह से इन दोनों कंटेनर को ऐड कर दूं तो क्या होगा? कभी छोड़ दिया, कभी कैच किया। ये बात समझ आ रही? यहां से ये इलेक्ट्रॉन थ्रो किया जाएगा और इसके द्वारा
कैच किया जाएगा। अब मुझे बताओ कैच किसके द्वारा किया जाएगा, कॉपर के द्वारा या कॉपर +2 के द्वारा? +2 के द्वारा। मतलब ऑक्सीडाइज क्या होगा, जिंक, और रिड्यूस क्या होगा, कॉपर +2। तो होगा क्या पता है, यहां यही हुआ। जिंक जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने की है, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले, जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले, और कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पानी में नहीं तैरेगा। अगर जब भी उसके पास ऑप्शन होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहेगा, मेटल की सरफेस पर। उसका परिवार वहीं पर है, उसका पूरा परिवार वहीं पर है। देखो मेटल कैसी होती है, आपका इस टाइप की तो मेटल होती है कि ये सारे जिंक है, और इधर क्या चीज है, बाकी चारों तरफ क्या चीज ट्रेवल कर रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक सी है चारों तरफ। तो अगर कोई जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, Zn+2 का कोई भाई बंधु यहां नहीं है, वो कहां पर आता है, सॉल्यूशन में, और छोड़ता जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहते हैं, इसी जगह पर। तो यहां हुआ क्या, जिंक कन्वर्ट हुआ किस चीज में, Zn+2 में। जिंक कन्वर्ट हुआ कहां पर, Zn+2 में। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा छोड़े गए वो कहां पर है, मेटल की सरफेस पर। कॉपर +2 इन छोड़े गए इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में। यानी यहां जिंक रॉड इसमें कन्वर्ट हो रही है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 आयन जिनके कारण इसका ब्लू कलर था वो इस मेटल से ले रहे हैं इन सरप्लस आयन को, यानी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे कॉपर कन्वर्ट हो जा रहा है किसके अंदर, कॉपर सॉलिड के अंदर। यानी इस जगह पर, इस चैम्बर में जो रिएक्शन चल रही है बच्चों, वो रिएक्शन एक चल रही है, कैसी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। बट ये कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है, एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी इसने ही अपने इलेक्ट्रॉन दिए और उन इलेक्ट्रॉनों को यही कॉपर +2 आयन ने गेन कर लिया। क्या हो अगर ये प्रोसेस हम अलग अलग कंटेनर में करवाएं, एक साइड में हम जिंक को रखें और उससे निकले इलेक्ट्रॉनों को कॉपर +2 को रिड्यूस कराने के लिए एक एक्सटर्नल पाथ के थ्रू गुजरना पड़े। जैसा कि मैंने यहां बताया कि जैसे देखो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस एक ही कंटेनर में हो रही है, तो क्या हुआ, इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए कॉपर +2 ने उस इलेक्ट्रॉनों को ले लिया। क्या हो अगर जिंक के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को कॉपर +2 में पहुंचने के लिए एक एक्सटर्नल वायर से गुजरना पड़े, तो हम क्या कर ले जाएंगे, हम इन केमिकल्स के पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर ले जाएंगे। हम इन केमिकल के पोटेंशियल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ले जाएंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही? अब मैं आपको इनडायरेक्ट रिडॉक्स करवाकर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के बारे में सिखाता हूं। या यहां पर मैं इसी को ही लिख देता हूं, गैल्वानिक सेल। अब देखो क्या किया मैंने एक सिस्टम बनाया, यहां ले ली मैंने जिंक की रॉड और उसको प्लेस कर दिया मैंने ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर। देखो बच्चों, जब भी कोई, मैं पहले सुन लो, अब यहां से थोड़ा सा समझ लो फिर टीप लेना। जब भी कभी
कोई मेटल अपने ही सॉल्यूशन के अंदर रखी रहती है। जैसे यहां जिंक जो है वो रखा हुआ है किसके साथ, Zn+2 के साथ, ठीक है। अब यहां होता क्या है, इस रॉड के हिसाब से, ये रॉड रिएक्टिविटी सीरीज में कहां पर है, ऊपर की तरफ है, तो इस रॉड की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा अमाउंट में Zn+2 बना देना। तो ये क्या करता है, खूब सारे अमाउंट में Zn+2 को सॉल्यूशन में भेजता है। सॉल्यूशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर कौन से आयन आ जाएंगे, प्लस आयन, और रॉड पर वो क्या छोड़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये सॉल्यूशन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, और रॉड इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। यानी यहां पर आपका प्रोड्यूस हो गया है क्या चीज, एक डबल लेयर प्रोड्यूस हो गई है, और इसके कारण इसका कुछ पोटेंशियल है, इसके कारण इसका कुछ पोटेंशियल है। अब सोचो जरा सा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पर रख दूं तो इलेक्ट्रॉन, इस रॉड की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को फेंकने की। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पर लाकर रख दूं तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को फेंकने की। दूसरी वाली चीज सोचो, अगर मैं यहां पर कॉपर की रॉड ले लेता और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखता, ऐसा होता, इस जगह पर क्या चीज होती, Cr+2 की टेंडेंसी क्या है, Cr+2 की टेंडेंसी क्या है, रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाना यानी यहां ये रॉड कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिवली, और सॉल्यूशन कैसा चार्ज होगा इसके रिस्पेक्ट में, नेगेटिव। यहां रखा गया इलेक्ट्रॉन पर अब थ्रस्ट लगेगा, फेंका जाएगा इसको, और ये क्या करेगा, कैच करेगा। नहीं झिल रही बात आपको, ये कैसे चार्ज आया, पॉजिटिव, समझ में आया। Cr+2 ने सरफेस से इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉपर सॉलिड में। यानी यदि मैं इनको कभी कनेक्ट कर दूं तो एक आइडिया लग रहा है कि यानी यहां से इलेक्ट्रॉन फेंके जाएंगे, इसके द्वारा कैच किए जाएंगे। लेकिन समय के साथ साथ अगर मैं आपसे कहूं कि यह रॉड पिचन्नी होती जाएगी और इस रॉड का साइज बढ़ता जाएगा, तो क्या आप समझ पा रहे हो, धीरे धीरे ये रॉड पिचन्नी होती जाएगी, क्योंकि जिंक कन्वर्ट होता जाएगा Zn+2 में, और यहां पर इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और Cr+2 कन्वर्ट होता जाएगा किसके अंदर, कॉपर सॉलिड के अंदर। यानी यहां पर इधर इधर क्या प्रोसेस चल रही है, जिंक अब पहले मेरी बात सुनो, यहां का जो पोटेंशियल है इसको हम क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां के पोटेंशियल को हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस produced at interface or interface is called potential difference, or electrode potential is called electrode potential. Electrode potential depend on A सब्सटेंस के ऊपर, बी टेम्परेचर के ऊपर,
C कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। मेरी बात सुनो, यहां जो ये पावर है इसकी इलेक्ट्रॉन को थ्रो करने की, इसको हम इसका क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल। जो थ्रो करने की बात हो रही है उस दौरान ये रॉड खुद को क्या कर रही है? ऑक्सीडाइज कर रही है। इसलिए हम जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पोटेंशियल को नाम देते हैं कि यहां का जो पोटेंशियल है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जहां पर रिडक्शन हो रहा है इसके पोटेंशियल को ये हम क्या कह रहे हैं? ये पोटेंशियल समझ में आया? लिक्विड लेवल का हाई होना, लिक्विड लेवल का हाई होना, इसका इलेक्ट्रॉन को थ्रो करना, इसकी जो पावर है इसको क्या नाम दे रहे हैं हम? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसके इलेक्ट्रॉनों को कैच करने की पावर, इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? ई नॉट, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन की तरह, ऐसे। जहां रिडक्शन हो रहा है उसको मैं क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं? यानी अगर मैं आपको दो सेल दे दूं और मैं उसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दूं दोनों सेल का, मान लो एक सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 4 और दूसरे सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 2, कौन सा लेफ्ट में रहेगा, कौन सा राइट में रहेगा? जिसका इलेक्ट्रॉन को मारने की टेंडेंसी ज्यादा है, फेंकने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो रहेगा लेफ्ट साइड में। सही बोला मैंने? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन थ्रो करने का पोटेंशियल ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन थ्रो करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन थ्रो करने का पोटेंशियल कम वो इलेक्ट्रॉन थ्रो नहीं करेगा, कैच करेगा। गाना नहीं सुना क्या? नहीं सुना तो फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आ पाए, फिर तो बड़ा मुश्किल है। मार मार मार, आर राजकुमार। हाँ हाँ हाँ, अरे समझ में आ गया ना? अगर मैंने कहा एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे अगर पोटेंशियल्स की बात करूं तो ऐसे चेहरे मुरझाए रहते हैं, और जहां कुछ भी ऐसा उधर, हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉनों को थ्रो करने की टेंडेंसी ज्यादा। तो जो लेफ्ट साइड है इसको मैं लेफ्ट कह रहा हूं, इसको राइट कह रहा हूं। अगर मैंने कहा दो हमने इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी दी, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 4 है, एक का 2 है, तो कौन सा लेफ्ट में रखोगे, कौन सा राइट में रखोगे? 4 वाला इत्थे, 2 वाला उत्थे। अब मैंने कहा दो के मैंने रिडक्शन पोटेंशियल दिए, एक का 4 एक का 2, एग्जैक्टली। अब की कैच करने के हिसाब से देख रहे हो आप, तो जिसकी टेंडेंसी ज्यादा उसको उधर रख दो, जिसकी कम उसको उधर रख दो। ये बात समझ आई? अच्छा, अब मैंने इतनी चीज के बाद आपको टाइम दिया, जल्दी भगवान के लिए जल्दी से टिप्स। अब कौन क्या बोल रहा था? हाँ, मतलब कुछ नहीं समझ में आया। प्लेट अट्रैक्ट और रिपेल नहीं कर रही है ना। अभी रुको, तो एक सेकंड रुको, ठीक है? अभी बस ये समझो बच्चों, ये चीज रुको, ये चीज समझ में आई? जब कहीं पर भी इंटरफेस होता है, जैसे जिंक की रॉड पानी के कांटेक्ट में है, ZnSO4 के कांटेक्ट में है, तो दो फेस बनी, इस कारण से इसमें पोटेंशियल है। ऐसी एक बार डबल लेयर बनती थी, पता है कहां?
सरफेस के अंदर लायोफोबिक वाले पर अपोजिट चार्ज आकर सराउंड हो जाते थे। अभी मैं उस पर बात करूंगा, पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा बच्चों? ठीक है, ठीक है। बाकी सब आपने लिख लिया, थोड़ा सा ही लिखना है, जल्दी से लिखो। हाँ, अभी कुछ नहीं पता क्या होगा, अभी तो सिर्फ ऐसा है, अभी तो जोड़ा भी नहीं मैंने इनको, अभी करंट नहीं बह रहा, अभी सिर्फ समझाया कि यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पावर किस कारण से है कि इलेक्ट्रॉन थ्रो कर रहा है, इसकी पावर किस कारण से कि इलेक्ट्रॉन कैच कर रहा है। अभी वायर लगाएंगे दोनों में, फिर सोचेंगे कि जब बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है। पोटेंशियल ज्यादा का मतलब क्या है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या? इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या? इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो अपन ऐसा करेंगे कि दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करना, यहां पर मैं नोट करके इस पॉइंट को लिख ही देता हूं। यदि दो सेल ए एंड बी, ये दो हाफ सेल हैं, इसका क्या हो गया? बेचैनी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेचैनी हो रही क्या? दोनों कुछ नहीं, सेम है, और लिखा है ना बेटा, और ये भी बोला जा सकता है, ये भी बोला जा सकता है, इंटरफेस और इंटरफेस दोनों सही है। ये अनार जो फूट रहा है, अनार सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरी बात सुनो, लिख लिया?
देखो बच्चों, लिख लिया होगा आपने। अरे यार लिख लिए, तुम्हें पता नहीं चलता, छोटे हो ना तो। इतनी बात समझ में आ गई कि यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को थ्रो अच्छी तरह से कर रहा होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो वहां पर रिडक्शन आराम से हो रहा होगा और कैच अच्छी तरह से कर रहा होगा। ठीक है, यदि हम आपके सामने ये दो चीजों से बना हुआ, इससे और इससे एक सेल बनाने की कोशिश करें, आप किसको कहां पर ऑक्सीडेशन कराओगे, कहां पर रिडक्शन कराओगे? अगर मैं इससे और इससे आपसे कहूं कि आप इनसे एक सेल बनाओ, तो किसको आप लेफ्ट में रखोगे, यानी किस पर आप ऑक्सीडेशन कराओगे, किसको राइट में रखोगे, मतलब कहां रिडक्शन कराओगे? तो देखो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसको मैं लेफ्ट रख दूं। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, मतलब इस पर क्या होगा, रिडक्शन, इसको मैं राइट में रख दूं। इतनी बात समझ आ गई? बोलो यार। अगर मैं आपसे कहा कि इनसे इनसे एक सेल बनाओ, इस वाले को लेफ्ट, इस वाले को राइट, नहीं झिला? इधर समझ में आ गया? अच्छा, यदि अब बचा क्या, Fe और कॉपर, इनमें यदि देखा जाए तो Fe वाले को क्या बचा, ये तो हो गया ना, Fe और कॉपर, ठीक है, इनको और इनको इसको रखेंगे हम, इसको रखेंगे हम राइट में। एक आइडिया हल्का सा हमको लगने लग गया है। यहां मैंने इसी चीज को लिखा हुआ है कि यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो वहां पर देन ऑन दैट हाफ सेल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इसका मतलब वो कहां रहेगा, लेफ्ट साइड में। और यदि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो वो राइट साइड में रहेगा। इतनी बात समझ आ गई? अब मैं इन दोनों हाफ सेल को जोड़ता हूं और देखता हूं प्रोसेस कैसे चल रही है। यहां इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, यहां कुछ लगाया है जिसके बारे में बाद में बात करूंगा। यहां प्रोसेस चल रही है जिंक कन्वर्ट इनटू Zn+2 टू इलेक्ट्रॉन। ये अभी शुरुआत में मैंने यहां की ओपन कर रखी है, ठीक है। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड। यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां हो रहा है रिडक्शन। अब देखिए, पहले क्या था बच्चों, पहले ध्यान से समझो, फिर आप टीपने पे ज्यादा ध्यान देते हो, इसलिए समझने वाली चीजों को समझना भूल जाते हो। जरा यहां देखो फिर से क्या हो रहा है, ये रॉड है, ठीक है, इस अभी की ओपन है, की ओपन है तो क्या हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नहीं, अभी की ओपन है, ये ऐसा डबल लेयर डेवलप हो गई है यहां पर। दूसरे साइड में उल्टा, इधर निगेटिव, इधर ये डेवलप हो चुकी है। अब क्या हुआ पता है आपने, ये एक हो चुकी है, इसका मतलब ये प्रोसेस होते होते एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है इस साइड में, होते होते एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है इस साइड में। इन इक्विलिब्रियम में क्या अंतर है, ये इक्विलिब्रियम ज्यादा फॉरवर्ड आके रुका हुआ है। इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होता है तो रिएक्शन हो सकता है थोड़ी फॉरवर्ड जाकर रुक जाए या बहुत फॉरवर्ड जाकर इक्विलिब्रियम है। तो कब रुकेगी रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा कि मेटल कहां पर आ रही है। अगर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रही है
तो वो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली प्रोसेस ज्यादा तेजी से कर रही है। इसका मतलब ये जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हुआ तो रिएक्शन खूब फॉरवर्ड चली गई और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज इसने खूब सारा बना दिया और ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो गया। दूसरे वाले में कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेकर खूब सारा सॉलिड बना दिया उसने, यानी बाहर नेगेटिव और ये रिएक्शन भी इधर जाकर इक्विलिब्रियम लिखा हमने ऐसे, यहां ऑक्सीडेशन लिख दिया यहां रिडक्शन लिख दिया। ये बात थोड़ी समझ में आई? यहां ऑक्सीडेशन के बाद तो ये टेंडेंसी इधर जाने की ज्यादा है, इधर वाली की लेकर इस पर ज्यादा है, इसी कारण तो ये डबल लेयर का साइन ऐसा बना हुआ है। अब आपने इसको जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ा क्या हुआ, अब जिंक जैसे ही जिंक +2 में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, ये इलेक्ट्रॉन फेंक दिए गए इधर की तरफ। यहां जैसे ही आपने ये चीज करी, इनको जोड़ा वायर से, यहां सोचो इधर वाले का पोटेंशियल कैसा है। यहां यदि इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या खुद ब खुद इधर से इधर नहीं चलने लग जाएंगे? लिक्विड लेवल ज्यादा लिक्विड लेवल कम, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल करने लग गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तड़ाक से, यहां प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन कैसा हो गया? कम। ये प्रोडक्ट साइड का कंसंट्रेशन कम हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, आपने प्रोडक्ट कम किया है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन करने की कोशिश करेगी, थोड़ा सा जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से इधर पहुंचेंगे और जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा। बार बार इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के चक्कर में जिंक Zn+2 बनाती जाएगी। यहां का इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पर होने के कारण यहां से यहां जाता जाएगा और यहां क्या हो रहा होगा, ये रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में थी, यहां इलेक्ट्रॉन बढ़े, जब इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, जब ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन इधर गई तो क्या हुआ, कॉपर +2 किसमें कन्वर्ट होने लग गए, कॉपर सॉलिड में। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं कि लगातार ये प्रोसेस चलती जाएगी तो इस रॉड का वेट लगातार कम होता जाएगा और यहां का वेट लगातार बढ़ता जाएगा। और प्रोसेस में आपको खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस कुछ ऐसे चल रही है कि एक ट्रेन का इंजन, आप ट्रेन जो चल रही है उस ट्रेन का इंजन आप उठाइए और पीछे लगा दीजिए, यहां ये डिब्बे हैं और यहां से इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट जो है वो फोर्स लगा रही, धड़ाक 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 धड़ाक, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जाते जा रहे हैं। और इस प्रोसेस में आपको खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ऐसी प्लेट ले लेते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, एक ऐसी चीज ले लेते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, मतलब एक के इलेक्ट्रॉन फेंकने की टेंडेंसी ज्यादा है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन कैच करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो प्रोसेस खुद ब खुद होगी। मतलब अगर मैं इस प्रोसेस के लिए आपसे पूछूं कि गिब्स फ्री एनर्जी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैसी आएगी, इसका साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। क्योंकि जो आपकी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं उसका डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, पॉजिटिव। और यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर रहती है तो उसका डेल्टा जी कैसा होता है, 0। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जहां से जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे, यहां का जो नाम है वो होगा एनोड। एनोड और कैथोड साइन के हिसाब से नहीं रखे जाते। यहां जो निगेटिव, इस इलेक्ट्रोड का साइन क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन यहां से भाग रहा है ना, तो इसका साइन कैसा है, निगेटिव। इसका साइन कैसा है, जिसका साइन निगेटिव है उसको हम यहां पर क्या कह रहे हैं, एनोड। आप कहोगे सर पहले तो कुछ और कहते थे। यहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से बोला जाता है।
एनोड उसको बोला जाएगा जहां पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन। दूसरा टर्मिनल जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड, और इसके अंदर होता है क्या, रिडक्शन। जो डेल्टा जी का साइन है उसके हिसाब से मैं आपको अब एक चीज बताता हूं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती थी बच्चों, किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद वो एनर्जी जिसको वो कन्वर्ट कर सकता था किसके अंदर, यूजफुल वर्क के अंदर। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद वो एनर्जी जो कन्वर्ट करी जा सकती है यूजफुल वर्क के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो प्लेट्स हैं, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है किसी v के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, किसी v के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है। एक इलेक्ट्रॉन v के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखा हुआ है तो इसके अंदर कितनी एनर्जी है, ev के बराबर। ये पता ना, इसके अंदर कितनी एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ev के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब मैं आपसे ये, और यही वो एनर्जी है जिसको ये किसी दूसरे को दे सकता है। ठीक है, अब मैं इसी चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आता हूं केमिस्ट्री में। मान लो एक सेल है, मान लो एक सेल है और उस सेल के अंदर हमने, ये एनोड है, ये कैथोड है, और उसके अंदर हमने वायर लगा रखा है। इसके अंदर हमने, पहले ये समझ में आया ना यहां प्रोसेस कैसे चल रही, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे, ये थोड़ा सा आइडिया लग गया। अभी ये आते हैं बीच में क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अब मान लो एनोड है, कैथोड है, यहां ऑक्सीडेशन हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इधर तक गए। इस सेल ने अपनी पूरी लाइफ में मान लीजिए n मोल इलेक्ट्रॉन निकाले, पूरी लाइफ में इसने n मोल इलेक्ट्रॉनों को एनोड से कैथोड की तरफ भेजा। तो इसने कितना चार्ज भेजा अपनी पूरी लाइफ में, n फैराडे। मैंने n क्या कहा, n मोल ना, और 1 मोल पर चार्ज कितना है, 1 फैराडे। तो यदि मैंने कहा कि अपने लाइफ टाइम में इसने n मोल इलेक्ट्रॉनों को इधर से इधर भेजा, तो इसने कितना चार्ज भेजा, NF। कितनी एनर्जी इसने, इसके अंदर ऐसी है जिसने पूरी लाइफ टाइम में इसने कितनी एनर्जी का इधर से उधर आदान प्रदान किया, तो वो कितनी होगी, NF इंटू V। बोल, ये क्या है, Q है ना, जैसे EV बोल रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले, वैसे ये क्या है, E है। अब V वहां बोलते थे, यहां हम इसको क्या बोल रहे हैं, E बोल रहे हैं। E क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। ये यहां पर ऐसे ही चलता है केमिस्ट्री में। V नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, E बोला जाएगा। मतलब अगर ये सेल देखो बच्चों, इस सेल ने अपनी पूरी लाइफ में यदि n मोल इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर किए, इसके अंदर इनिशियली कितनी गिब्स फ्री एनर्जी मौजूद थी, क्या आप ये बता सकते हो। देखो कोई भी सेल, मेरी बात सुनो, कोई भी सेल है, उस सेल को अंत में क्या होना है, खत्म होना है, मर जाना है। मर जाना है इसका मतलब अंत में उसके अंदर स्टोर गिब्स फ्री एनर्जी कितनी हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही, अंत में तो जाना ही जाना है। अदरवाइज कोई टॉर्च हमारे दादा परदादा ले आते और वो रखी रहती हमारे पास, उसका तो पोटेंशियल बैटरी तो जानी ही जानी है। तो एट लास्ट गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होनी है, 0। इनिशियली कितनी थी ये कैसे पता किया जा सकता है, कि पूरी लाइफ में इसने यदि n मोल इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फेंके तो कितनी एनर्जी इसने दूसरे को दी, NFE। यानी यदि मैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करूं तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल कितनी वैल्यू होगी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी माइनस NFE।
ये नहीं समझ में आया? फिर से बोलूं मैंने कहा यदि कोई इलेक्ट्रॉन V के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखा है तो इसके अंदर एनर्जी कितनी है? EV। अगर कोई सेल ऐसा है जो पूरी लाइफ टाइम में n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है, यानी उसने चार्ज कितना फ्लो करवाया? NF। उसने एनर्जी कितनी दूसरे को दी? NFE। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी चेंज आया माइनस NFE का। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां E जो है, E ये जो वैल्यू लिखी गई है, ये हम लिखते हैं, या इस पर मैं बात एक सेकेंड में करूं। NFE पर मैं डायरेक्ट बोल दूं, ठीक है? चलो मैं इसको एक सेकेंड रुक कर बोलता हूं, सुनते चलो। यूज बस थोड़ी देर की थ्योरी है, फिर पूरे शीट में कहीं रुकोगे नहीं आप अगर सुनते चलोगे, वरना हर बार आए ऑक्सीडेशन आए रिडक्शन यही होता रहेगा, और ध्यान से सुन लोगे तो फिर कहीं पर भी नहीं फंसोगे। यूज ऑफ एबो फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो। जैसे मैंने कहा हमारे पास एक रिएक्शन है, कुछ Fe प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक। इसका मैंने पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया E नॉट। नॉट क्यों लगा रहे हैं अभी समझ में आएगा, अभी सारी बातें नॉट में कर रहे हैं। Fe से Fe प्लस 2, मान लीजिए वैल्यू मैंने x दे दिया आपको, ठीक। अगर मैं इस इक्वेशन को पलट दूं, इस इक्वेशन को यदि मैं पलट दूं, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल कितना हो जाए? प्लस एक्स तो पहले ही है, माइनस एक्स कर दूं, या फॉर्मूला लगा लूं जो हम इक्विलिब्रियम में करते थे कि किसी रिएक्शन को पलटने पर 1/k हो जाता था, या क्या करूं मैं, माइनस एक्स करूं कि 1/x कर दूं? माइनस, सर वो तो एक टॉपिक में ही किया था इसलिए उसको यहां क्यों करें, क्या करें, माइनस एक्स। देखिए मेरी बात सुनिए, हमको क्या करना है। देखो ये जो आपने चूंकि थर्मो पढ़ी हुई है, थर्मो पढ़ी है, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है फिजिक्स में, आपको ये पता है कि एंट्रोपी पढ़ी थी वहां थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े टर्म है, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा एच हो गया, डेल्टा जी हो गया, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जो फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। यदि ए से बी का चेंज पॉजिटिव है तो बी से ए का चेंज कैसा होगा? निगेटिव। अगर प्रॉपर्टी कैसी है? एक स्टेट फंक्शन है। इनमें ये जो टर्म आपने पढ़ा है ना, ये डेल्टा जी, ये कैसा है? एक स्टेट फंक्शन है। तो कभी भी आप पोटेंशियल पर डायरेक्ट कमेंट मत करो, इस पर कभी भी आप डायरेक्ट कमेंट मत करो। आप किसके हिसाब से कमेंट करो? आप हमेशा कमेंट करो इसके हिसाब से, आप हमेशा कमेंट करो इसके हिसाब से। जैसे यहां का ये दिया हुआ है तो इसका डेल्टा जी, हमें ये पता है अगर इसका डेल्टा G1 के बारे में बात करें, सब नॉट है अभी, और इसका डेल्टा G2 के बारे में बात करें तो दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में क्या रिलेशन है? मैंने कहा कि ये डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है, तो A से B जाओ या B से A आओ तो इसका साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। यानी एक रिलेशन तो आपको पता है
कि डेल्टा G2 इक्वल टू माइनस डेल्टा G1 नॉट, ये पता है ना। अब मैं इस पर कमेंट कर सकता हूं, कैसे? डेल्टा G2 मतलब माइनस NF, जो हमको निकालना है, E ऑफ Fe प्लस 2 से Fe, यही तो निकालना है, बराबर माइनस माइनस NF E, इसकी वैल्यू कितनी दी है? X। तो अब आप कमेंट कर सकते हो ना कि E ऑफ Fe प्लस 2 से Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस X। लॉजिक क्या आया? लॉजिक क्या आया कि अगर कैसे कमेंट किया ये दिमाग में आया, कैसे हमने बोल दिया। मैं चाहता तो ऐसे बोल देता, पलटोगे तो पलट जाएगा, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसा उसको समझिए, ठीक है। तो आप जब किसी रिएक्शन को पलटेंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, यानी यहां क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, दूसरी चीज देखिएगा, अगर आपको कोई पोटेंशियल दिया हो और आप इस पर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दें, इसका यदि पोटेंशियल, फिर से मैं कह रहा हूं Fe, या इसका पोटेंशियल मैंने पूरा लिखने की क्या जरूरत है, यहां मैंने x दे दिया, यहां क्या वैल्यू होगी? यहां क्या वैल्यू होगी? आपसे मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा है, आप क्या पढ़ रहे हो? यूज ऑफ एबव फॉर्मूला पढ़ रहे हो, इस फॉर्मूले का यूज सीख रहे हो। यहां और यहां इसकी गिब्स फ्री एनर्जी पता है आपको कितनी है, उसके हिसाब से इसका आइडिया लगाओ कि ये कितनी होगी। दोनों की डेल्टा जी वैल्यू में क्या आपको कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? क्या रिलेशन समझ में आ रहा है? ट्वाइस का रिलेशन समझ में आ रहा है, क्योंकि एक में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। एक में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो पहले वाले का डेल्टा जी निकालते हैं, तो -2 F इंटू एक्स। बोलो बच्चों, दूसरे वाले का क्या हो गया? माइनस का 4, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, पहले तो डेल्टा जी का तो रिलेशन लिख लें, इसका डेल्टा G1 और इसका डेल्टा G2, तो डेल्टा G2 बराबर है ट्वाइस ऑफ डेल्टा G1। नॉट नॉट चल रहा है, क्या मैच लग गई ना? जबकि एक एक स्टेप चल रही है और महासड़े क्वेश्चन आते हैं, महासड़े बस ऐसे ही सही कर दो, पहुंच जाओ। यहां डेल्टा G2 नॉट बराबर है डेल्टा G1 नॉट के, क्या अब हम रिलेशन बता सकते हैं? -4 इंटू एफ इंटू, ये निकालना है अपने को, इंटू G2 ही तो निकालना है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दे, सही बात, बराबर 2 इंटू N इंटू F इंटू X, माइनस साइन कट गया सब, यानी x बराबर कितना हो गया? क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? x। मल्टीप्लाई करने पर पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मल्टीप्लाई करने पर गिब्स फ्री एनर्जी पर तो फर्क पड़ता है, स्टैंडर्ड के पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारी चीजें बदलती हैं। यदि आप डेल्टा एच देखो चेंज हो जाता है, डेल्टा यू देखो चेंज हो जाता है। अगर आप किसी फैक्टर से केमिकल इक्विलिब्रियम में मल्टीप्लाई करो तो पावर चढ़ जाती है। लेकिन यहां पर यदि आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले देख लें, समझ लें। लेकिन कोई कहे 2 से मल्टीप्लाई करने पर या 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या गिब्स फ्री एनर्जी में भी फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि एक बार 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज था, एक बार 4 इलेक्ट्रॉनों का चेंज था। इतनी बात समझ आ गई? आप सुनिए मेरी बात। ठीक है, लिखो जल्दी से। बच्चे, ये दोनों बातें समझ में आई? किसी रिएक्शन को पलटने पर उसका पोटेंशियल माइनस, साइन बदल जाता है, उसका जो भी साइन होता है बदल जाता है। और यदि आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता गिब्स फ्री एनर्जी बदल जाती है। क्या? हाँ, यहाँ, हाँ हाँ, तो वो तो लिखा ही तो है। क्या क्या? मैंने कहा गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद वो एनर्जी जो इसको जिसको कन्वर्ट कर सकता है यूजफुल वर्क में, वो गिब्स फ्री एनर्जी होती है। अब किसी कोई सेल है, उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करा है कहीं पर, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी थी? NFE के बराबर एनर्जी थी उसके अंदर। G1 इक्वल टू G2 वाला ये तो ट्वाइस G1। इसका n कितना है? 2। इसका n कितना है? 4। अबे ये तो बात तो इसी के बारे में चल रही ना। ई सेल तो इसी का लिया जा रहा है ना। पोटेंशियल तो यही है। एक बार इसमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, एक बार 4 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, तो दोनों में ये तो सेम ही है। इसमें एक बार 2 का चेंज करो, एक बार 4 का चेंज करो, ये तो दोनों में सेम है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 2 डब्बे हैं, इसमें यदि 2 का चेंज कराओ या 4 का चेंज कराओ या 6 का चेंज कराओ तो इनके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाले को दी जाने वाली एनर्जी अलग अलग होगी। लॉजिक भी तो सेम है बच्चों। ये चीज लॉजिक समझे कि अगर 2 हाफ सेल ले लो, अब उसके अंदर आप 2 मोल इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दो, 4 मोल इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दो, तो क्या नॉट पर फर्क पड़ेगा? क्या इनका पोटेंशियल डिफरेंस पर फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन हाँ, सामने वाले को जो एनर्जी दे रहे हो, वो 2 मोल दोगे तो कुछ और एनर्जी सामने वाले को मिलेगी, 4 मोल दोगे तो कुछ और मिलेगी। इसीलिए एनर्जी पर फर्क पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जबकि कुछ नहीं है तो कुछ शुरुआत ही नहीं है अभी तो। लेकिन यार बहुत सरल है यार बच्चों,
ये समझ में नहीं आया कि n जब 2 हो तो क्या होगा, 4 हो तो क्या होगा, आ गया ना। एक में कॉपर, कॉपर है ना, कॉपर और कॉपर सल्फेट। बच्चों बताओ ये लॉजिक समझ में आया दोनों? अच्छा, ये लिख लिया, जल्दी करो जल्दी करो। देखो बच्चों, चलें आगे। तीसरी बात देखिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने जो हाफ सेल बनाया था Zn, चेंज हो रहा था Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। इसका मैंने कुछ पोटेंशियल दे दिया आपको, क्या दे दूं मैं, E ऑफ Zn to Zn+2 की वैल्यू 0.76 वोल्ट दे दी, ठीक है। और दूसरा मैंने कॉपर +2 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी माइनस का 0.34 वोल्ट, ठीक। और मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड इसकी वैल्यू, आपको बतानी है Zn कॉपर +2, इससे मैं बना रहा हूं Zn+2 और क्या चीज, कॉपर। ये 2 इक्वेशन है और मैंने आपसे पूछा कि इसका फाइंड करो E, इस वाले का आप फाइंड करो E, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने देखो तुरंत बता दिया, क्या किया उन्होंने, उन्होंने इस इक्वेशन को बनाने के लिए, इस इक्वेशन को बनाने के लिए दूसरी वाली को पलटा, क्योंकि इस पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये यहां हो ही रहा है, दूसरे वाले पर रिडक्शन हो रहा है, तो इसको पलटना पड़ेगा। जब इसको आप पलटोगे तो पलटने पर ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगा इसका साइन। लेकिन बच्चे दोनों को सीधे सीधे क्यों जोड़ दिया, ये तो सीधे सीधे जोड़ना अलाउ नहीं ना, आप तो गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में ही बात करोगे, आप तो पोटेंशियल पर कैसे डायरेक्ट खेलने लग गए। यहां पर पलटने पर E पलटा है, तो ये हमने डिसाइड किससे किया है, ये तो गिब्स फ्री एनर्जी से डिसाइड किया है। यहां आपने क्या किया, आपने इसको पलटा, साइन बदला, और आपने सीधे सीधे बता दिया कि 1.1 वोल्ट ये आंसर होगा, सीधे सीधे बता दिया आपने। जबकि मैं कह रहा था कि आपको हर चीज को कैसे सोचना है, गिब्स फ्री एनर्जी सोचना है। लेकिन फिर भी मैं आप कह रहा हूं कि आप जानते हो गलत सवाल को भी सही सॉल्व कर लेते हो, तो ये भी आपने जो सॉल्व किया है ना बच्चों, वो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। क्यों क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि बच्चों अगर 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 आप यहां देखो, इधर और इधर, इस जगह पर NFE लगाओ जरा सा, डेल्टा G बराबर NFE में N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुन नहीं रहे कुछ लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यदि आपसे इस रिएक्शन में पूछा कि बताओ बच्चों इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज, इन इलेक्ट्रॉन, इस तीसरी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है
इसमें n की वैल्यू क्या लिखोगे? दो ऑप्शन है आपके पास, 0 या 2। देखो बच्चों, n क्या है पता है? n है किसी भी प्रोसेस के दौरान जो उस प्रोसेस में नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये इन्वॉल्वमेंट पहली वाली रिएक्शन में तो दिख रहा है 2, दूसरी वाली में भी 2 दिख रहा है, और दोनों को मिलाकर आपने एक सेल इक्वेशन लिखी है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस कंटेनर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ पूरी सेल इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ? तो आप 0 कहोगे क्या? 2। इसने 2 दिए, इसने 2 लिए, तो पूरी सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए? 2। तो आपका सही क्यों आया? होना क्या चाहिए था? इसका होना चाहिए था, सही चीज क्या है? सही चीज होती डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 बराबर डेल्टा, ये चीज सही होती, ये चीज सही होती। अब देखो क्या हुआ, -2 इंटू F इंटू इस प्रोसेस का, अरे नहीं आ रहा समझ में, प्लस यहां का 2 इंटू F इंटू इस प्रोसेस का जो है, यानी कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? इसको पलटे या एज इट इज रहने दे? इसको ऐसे ही रहने दे या पलट दे? पलटे क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करके तीसरी इक्वेशन बनानी, यानी यहां इस इक्वेशन की जगह क्या आ जाएगा? पॉइंट, नहीं आया समझ में, बराबर -2 F ई सेल। ई सेल लिख दूं, ये सेल इक्वेशन है। अब ये जो 2 है वो नीचे डिवीजन में चला गया, ये यदि नीचे डिवीजन में चला गया तो हो क्या रहा है? होना चाहिए था बच्चों, अगर इसमें N1 है तो इसका E1 प्लस N2 है दूसरे का E2 डिवाइड बाई N3 होना यह चाहिए था, अगर हम इन जनरल बात करें। लेकिन हुआ क्या है, यहां आंसर सही क्यों आ गया? क्योंकि N1 बराबर है N2 बराबर है N3 के। तो जब भी कभी, और ऐसा हमेशा आप क्या चीज सोचना, यह सोचना कि हम खेलेंगे किससे? गिब्स फ्री एनर्जी से, तो कभी डाउट ही नहीं आएगा, क्योंकि ये कैंसिल होते, N1 N2 N3 कैंसिल हो रहे हैं तो भी गिब्स फ्री एनर्जी लगेगा, और N1 N2 N3 कैंसिल ना भी होते तो भी आपका ये गिब्स फ्री एनर्जी वाला तो ऑलवेज वैलिड होगा। सर कब ये वाला फॉर्मूला लगेगा और कब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? तो देखो, ये वाला फॉर्मूला तो ऑलवेज लगेगा, ये वाला फॉर्मूला तो ऑलवेज लगेगा, लेकिन जो आपने इसको जोड़, इसको पलट कर सीधे ऐड कर दिया, वो वाला फॉर्मूला हमेशा नहीं लगेगा। नहीं समझ आ रही मेरी बात? वो फॉर्मूला कब लगेगा पता है? जब ये बातें बहुत ध्यान से सुनो, जब 2 हाफ सेल इक्वेशन से कंबाइन होकर एक मेन सेल इक्वेशन बन रही है, 2 हाफ सेल इक्वेशन से कंबाइन होकर मेन सेल इक्वेशन बन रही है, मतलब अगर जो इक्वेशन दी जाए आपको उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना आए तो वो सेल इक्वेशन है। सेल इक्वेशन का मतलब क्या? इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए पूरे वाले ने ले लिए, एक सेल इक्वेशन बन गई। अगर इस इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, नो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक डब्बे ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे ने उतने लिए, और ओवरऑल प्रोसेस में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। 2 दिया, 2 लिया, पूरी प्रोसेस में चेंज कितने का हुआ? 2 का हुआ। तब N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3।
तब आप सीधे सीधे इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे की बजाय कुछ और पूछ लेता, ऐसे की बजाय मान लीजिए आपसे कुछ और पूछ लेता, आपसे मैं ये कह देता कि ये बताओ Fe है, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, एक जगह पर Fe+2 है, वो चेंज हो रहा है Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन, और आपसे मैं पूछ लेता कि इसकी वैल्यू बताओ। इसका कुछ मैं आपको x दे देता, इसका y दे देता, और इसको मैं आपसे कहता कि निकालो। अब n1 = n2 = n3 है क्या? क्योंकि ये सेल इक्वेशन ही नहीं है। अगर सेल इक्वेशन होती तो यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते, यहां इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये सेल इक्वेशन नहीं है। इसका n1 n2, इसका मैं कह रहा हूं कि मैं सीधे सीधे 2x + y/3 करूंगा। नहीं झिली बात आपको? यहां पर अगर देखना चाहो, यही लगाना चाहो तो ऐसे लगा लो। n1 कितना? 2, ठीक है। -n Fe, तो माइनस का 2 आएगा, F तो सब में कॉमन है, ये दूसरे वाले में माइनस का 1 आएगा, और इधर वाले में माइनस का 3 आएगा। सबके माइनस माइनस कट जाएंगे, 3 नीचे आ गया, ये सेल की वैल्यू आ गई। पहले ये आइडिया समझ में आया कि जब हाफ सेल होगा तो कैसे खेलना है, और जब मेन सेल और जब फुल सेल इक्वेशन होगी तो कैसे खेलना है। जब फुल सेल इक्वेशन है तो आपको ध्यान नहीं देना, तब तो ऐसे ही खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं यहां पर इस जगह पर एक बात और कहता हूं कि जब भी आपका फॉर सेल इक्वेशन आपने क्या किया है? फॉर सेल इक्वेशन आपने ई सेल निकाला कैसे है? फॉर सेल इक्वेशन आपने ई सेल निकाला कैसे है? जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लिया है। निकाला कैसे है? ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन, यही तो कर दिया है आपने। इसका ई सेल निकाला कैसे है? ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन। इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपने इसकी वैल्यू लिख दी, इसका पोटेंशियल लिख दिया। दूसरे पर रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन वाला पोटेंशियल लिखना था, ये तो ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो रिडक्शन क्या करोगे? क्या वैल्यू आ गई? आईयूपीएसी ने हमसे कहा, पहली बात ये हो गई, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी थिंक विथ रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल। उन्होंने हमको एक सजेशन दिया, आईपीएसी ने हमको एक सजेशन दिया कि आप चाहो ना तो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात करो, बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मत बोलो। मैं आपको एक ही सवाल को करने के 3 मेथड, पलट कर ऐड कर दो एक मेथड, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन कर दो एक मेथड, या आईयूपीएसी के हिसाब से क्या कहा गया? आईयूपीएसी ने कहा आप हमेशा बात करो किस टर्म में? रिडक्शन के टर्म में। यानी आईयूपीएसी ने कहा आप ये मत कहो कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उस पर ऑक्सीडेशन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन।
आप उल्टा बोलो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उस पर रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उस पर ऑक्सीडेशन। उन्होंने कहा कि आप ऑलवेज बात करो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मींस आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो, इसको सोच सकते हो, इसको सोच सकते हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इफ रिडक्शन पोटेंशियल लार्ज है तो उस पर क्या होगा, रिडक्शन, और यदि रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इन्होंने कहा अगर आपको इस वक्त ई सेल निकालना है ना तो करो क्या, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ, जरा इसको समझो। आप ये पता करो कि किस पर रिडक्शन है, किस पर ऑक्सीडेशन है, उसके बाद राइट साइड वाले का भी रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, और दोनों को घटा दो। इससे भी आप ई सेल निकाल सकते हो। आपने बिना किसी की मदद से कॉमन सेंस से ई सेल निकाल दिया, ऐसे आ गया। इसी को मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में रख दिया, ऐसे आ गया। अब मैं तीसरा वक्तव्य बोलता हूं। इन दोनों में इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ये हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होंगे, माइनस प्लस। किस पर रिडक्शन है, इस पर रिडक्शन है। वैल्यू कैसी है इसकी, ज्यादा, राइट माइनस लेफ्ट। कितनी वैल्यू आ गई, 1.1 वोल्ट। ये चूज कर लो, ये चूज कर लो, वो चूज कर लो, कुछ तो भी। अब मैंने आपसे कह दिया कि बताओ एक Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है कुछ माइनस की 0.44 वोल्ट। कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, कॉपर इसकी वैल्यू है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्म में भी लिख देता हूं, ई ऑफ Ag से Ag प्लस, इसकी वैल्यू है कितनी बोली थी, माइनस की 0.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ई ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर, इसकी वैल्यू है पॉइंट रिडक्शन 34। मान लो मैंने ऐसे इन जनरल दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसमें कौन सा किस साइड में लगा होगा और इसके ई सेल की वैल्यू। पहले मेरी बात सुनो बच्चों, पहले मैं सारा जो थॉट है ना पहले आपके दिमाग में सेट करता हूं। आप टीपने पर कम ध्यान दो, बाद में कद्दू नहीं समझ में आएगा अगर अभी समझ में नहीं आया तो। अगर आप ये सोचते ना टीप लेंगे तो घर जाके समझ लेंगे, फिर तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक चीज ये बैठा ली और वहां मुझे कम समझ में आया। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं ई सेल फाइनल निकालने के तरीके क्या है। आप सबसे पहले देखो कि जिसका आपको ई सेल पूछा जा रहा है तो वो क्या हाफ सेल रिएक्शन है या सेल रिएक्शन है। सर जी दोनों में क्या अंतर होता है, क्या हाफ सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन में अंतर आपको पता है। हाफ सेल रिएक्शन मतलब जहां इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्वमेंट, इलेक्ट्रॉन दिखने लग जाए आपको। हाफ सेल जहां इलेक्ट्रॉन होते तो हैं बट इक्वेशन में नहीं दिखते। उल्टा दोनों सेम बोल दिया क्या मैंने। हाफ सेल मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन दिखते हैं और फुल सेल इक्वेशन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते। इन्वॉल्व तो होते हैं बट आपको दिखते नहीं है।
तो जब भी आप सेल इक्वेशन पर पहुंच जाए, आपको मेन सेल इक्वेशन मिल जाए, तो आप उसमें मेरे हिसाब से सिर्फ क्या करो, ये देखो कि दोनों में किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। यानी दोनों को चेंज कर लो रिडक्शन की फॉर्म में, राइट माइनस कर दो लेफ्ट, ये वाला मेथड फॉलो करो। तीसरा वाला दोनों आसान है, उसको मत फॉलो करो, ये वाला फॉलो करो। देखो कि किस पर रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा है। जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो कहां होगा, रिडक्शन वाले साइड में, मतलब राइट साइड में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो राइट साइड में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो लेफ्ट साइड में। राइट माइनस लेफ्ट, इसका भी रिडक्शन निकालो, इसका भी रिडक्शन निकालो, और दोनों को क्या कर दो, घटा दो। इससे सेल का ई सेल आपको पता चल जाएगा, और इसको ही फॉलो करो। अगर आपको मान लीजिए हाफ सेल इक्वेशन दिखती है, तब आपके पास कोई उपाय नहीं है, तब आप और किसी चीज पर नहीं जा सकते। आपको कहां पर ही जाना है, आपको जाना है गिब्स फ्री एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पर। इनफैक्ट यहां पर भी हर जगह पर गिब्स फ्री एनर्जी वाला ही लग रहा है, लेकिन वो लकली ऐसा हो जा रहा है कि आप सेल इक्वेशन जब लिखते हैं तो n1 इक्वल टू n3, n2 बराबर n3 हो जा रहा है। इसलिए ये अलग अलग तरीकों की चीजें हमारे सामने आ रही। ये तो आपका ऑलवेज वैलिड है, ये तो आपका कभी भी वैलिड है। अब मैंने आपके सामने एक सवाल पूछा, मैंने कहा ये दोनों वैल्यू दी गई हैं, आप मुझे बताओ कि किसको मैं राइट में रखूं, किसको लेफ्ट में रखूं, कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन। अब मैंने कहा कि मैं कुछ भी वक्तव्य देने से पहले क्या करूंगा, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यहां से देखूंगा, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, मुझे इसमें चेंज नहीं करना है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज कर दूं, किसी को भी पलटने पर साइन बदलता है, ये वैल्यू प्लस आ गई, ये भी प्लस। दोनों में बीच में पट्ट से मत बोला, कोई झापड़ मार दूंगा। क्या क्या वैल्यू निगेटिव है, फिर बाद में पॉजिटिव हो गई। दोनों की आपने ये वैल्यूज कैसी कर ली, रिडक्शन। इधर वाले को भी पलट लिया, इधर वाले को भी पलट लिया, दोनों को पलट लिया, ये इसका रिडक्शन आ गया, ये दूसरे वाले का रिडक्शन आ गया। कौन सी दोनों में बड़ी वैल्यू है, 0.44। 0.44 यदि बड़ी वैल्यू है तो इस सेल पर क्या होगा, इस सेल पर होगा रिडक्शन, और दूसरे वाले पर क्या होगा, इस पर होगा ऑक्सीडेशन। मेरी बात समझ आ रही। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मुझे सेल इक्वेशन लिखकर बताओ, तो वो कैसे लिखोगे, जिस पर जो हो रहा हो वो लिखो। इस पर क्या हो रहा है, दूसरे पर क्या हो रहा है, अब मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो पहले। आप ये बताओ, अगर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ही लेना चाह रहा है, अब क्या करें। एक जो इलेक्ट्रॉन 2 चल रहे हैं, तो एक का क्या गर्दन पकड़ के वायर से नीचे गिरा दें, लंगड़ी मार दें, मुंह दबा लें, क्या कर दें, जाने दो, जाने दो। बस क्या हो जाएगा बच्चों, एनोडिक कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कॉन्सेंट्रेशन में होने वाला चेंज में कहां होने वाला चेंज ज्यादा हो जाएगा, कैथोड वाले में चेंज ज्यादा हो जाएगा। मतलब सर ये क्या बोल दिया, इधर से एक कॉपर पुड़क से +2 की फॉर्म में इधर आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर पहुंचे, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे और उन्होंने 2 को खा लिया,
उधर कॉन्सेंट्रेशन में एक कॉपर +2 आया है और इधर कितने की मौत हो गई है, तो चेंज किस में ज्यादा हुआ, कैथोड वाले साइड में। या आपको फुल सेल इक्वेशन में तो इलेक्ट्रॉन खाने होते हैं ना, तो कैसे खाओगे, क्या आ गया, कॉपर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस चेंज इनटू कॉपर +2, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो आपका कौन से कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में जो चेंज है उसकी तुलना में कैथोडिक कंपार्टमेंट में होने वाला चेंज कैसा होगा, ज्यादा होगा। कैथोड वाले साइड में चेंज समझे, 2 बढ़ रहे हैं और एनोड वाले साइड में 2 घट रहे हैं, 1 बढ़ रहा है। ये लिखूं क्या यहां पर, यहां एक कॉपर +2 आया और जब इधर उसने गया तो यहां पर 2 Ag को मार दिया गया, 2 Ag। समझ में आई मेरी बात? ओके, इधर वाला टिप्स हो गया है, या चलो क्या, हाँ ये सब सेल, ये सेल के लिए। अगर हाफ सेल इक्वेशन है ना, हाँ सब में क्यों नॉट है, अभी कभी कभार नहीं, हमेशा ही सब नॉट नॉट का खेल चल रहा है। जहां न लिखे हूं वहां पर भी नॉट है। ई ढूंढो और नॉट लगाओ, काम है तुम्हारा। क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसके बच्चों, इसके लिए यहां N1 क्या लोगे, N1 N2 2, यहां 2। अबे जब यहां कुछ दिख नहीं रहा तो जितने इधर से आएंगे उतने ही इधर जाएंगे और उतने ही यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा। इधर भी n कितना, 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तभी तो आप राइट माइनस लेफ्ट लगा पा रहे हो। राइट माइनस लेफ्ट लगाने का मतलब क्या है, आपका E1 N1 N2 N3 कैसे हो गए, बराबर हो गए।